हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर विष्णु अग्रवाल स्वागत करता हूं ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इंजीनियरिंग सेतु। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। स्ट्रेस की डेफिनेशन हम किस तरह से लिखेंगे? तो व्हेन एवर सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन, तो उसमें थोड़ा वो डिफॉर्मेशन होगा। देन इट्स मॉलिक्यूल ऑफर सम इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट इस डिफॉर्मेशन। तो ये लोड के कारण जो डिफॉर्मेशन हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए, इसको वापस रिगेन करने के लिए जो मॉलिक्यूल के बीच के जो अट्रैक्शन है वो एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, दिस रेजिस्टेंस जो कि एरिया में सेटअप हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए, दिस इंटरनल रेजिस्टेंस सेटअप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, तो जैसे हमने लोड अप्लाई किया यहाँ पर, इसमें थोड़ा परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा, थोड़ा डिफॉर्मेशन होगा, नॉट परमानेंट, इसमें डिफॉर्मेशन होगा। और इस डिफॉर्मेशन को रिगेन करने के लिए, इस डिफॉर्मेशन को निल करने के लिए यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं, यहाँ के जो मॉलिक्यूल हैं ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। किसके कारण? अट्रैक्शन के कारण, इस अट्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड और यहाँ का कितना एरिया है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो ये क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लोड और रेजिस्टेंस अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन में P क्या होगा, R के बराबर होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लोड और रेजिस्टेंस अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो लोड पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ठीक है, अगर हमें मैक्सिमम लिमिट चाहिए, मान लो कि आपको चाहिए कि मैक्सिमम कितना स्ट्रेस ये सस्टेन कर सकता है, मैक्सिमम कितना लोड पर यूनिट एरिया ये सस्टेन कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? मैक्सिमम लोड विदाउट एनी परमानेंट डिफॉर्मेशन, आपने मैक्सिमम लोड यहाँ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, तो जस्ट परमानेंट डिफॉर्मेशन के पहले वाला लोड वो हमने ले लिया, तो वो P मैक्सिमम हो जाएगा अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये P मैक्सिमम अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हो जाएगी इसकी स्ट्रेंथ। तो ये इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई, P मैक्सिमम। तो मैक्सिमम लोड पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो ये अगेन वो फ्री बॉडी डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो ये तो हो गया, देखिए रेजिस्टेंस, जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसलिए जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं इसके कारण एक रेजिस्टेंस ऑफर होगा। ठीक है, ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस इस फोर्स को बैलेंस कर लेगा। लोड कहें या फिर फोर्स कहें। ठीक है, कहीं आपको क्वेश्चन में F भी मिलेगा, किसी बुक में, किसी बुक में आपको P भी मिलेगा, किसी में आपको W भी मिलेगा। तो F, P और W तीनों से हम फोर्स या लोड को डिनोट कर सकते हैं। और दिस रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ मान लीजिए कि P मैक्सिमम अगर आपने यहाँ लगाया है तो यहाँ R मैक्सिमम डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि R मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सेक्शनल फोर्स की वैल्यू, है ना। तो हम कह सकते हैं कि P मैक्सिमम पर यूनिट एरिया, या फिर हम कहें R मैक्सिमम पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हो जाएगा। ओके, अब आती है मेजरिंग यूनिट ऑफ लोड, फोर्स और वेट। तो तीनों की मेजरिंग यूनिट क्या है? मैंने कहा ना, तीनों की फिजिकल क्वांटिटी का नेम अलग अलग है, लेकिन तीनों एक ही चीज़ है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। तो स्टूडेंट आपने पढ़ा भी है छोटी क्लासेस में, फोर्स क्या होता है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और टू चेंज द वेलोसिटी, या फिर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये फोर्स इसके लिए हमें चाहिए। तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो कहीं कहीं न्यूटन भी काम आती है और कहीं कहीं KGF भी दिया होता है स्टूडेंट। तो ये KGF जो है ये किलोग्राम फोर्स है। तो अगर आपको क्वेश्चन में किलोग्राम फोर्स दिया हुआ है तो आप इसको न्यूटन में चेंज कर देंगे। न्यूटन SI यूनिट है, तो SI में तो इनकी यूनिट न्यूटन है, और MKS में KGF है। तो 1 KGF इजिकल टू होता है 9.8 न्यूटन। तो ये ध्यान रखें इसको, जब आप, क्योंकि आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो आपको अगर यूनिट सेम करनी है
तो कभी आपको न्यूटन को केजीएफ में या कभी केजीएफ को न्यूटन में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो जनरली जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें आपको केजीएफ को न्यूटन में चेंज करना होता है, तो ये आप ध्यान रखें। इस तरह से एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, तो एसआई यूनिट होती है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी है, स्ट्रेस की यूनिट है। ये तो हमने लोड की यूनिट रखी है और ये स्ट्रेस की यूनिट है। तो स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेस की एसआई यूनिट होगी 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है सिग्मा इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो लोड की यूनिट क्या होगी न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होता है 1 पास्कल। ठीक है, पास्कल प्रेशर की यूनिट है। तो प्रेशर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो वो भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल हम लिख सकते हैं। अगर बड़ी यूनिट की बात करें तो 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम कहेंगे 1 किलो पास्कल। 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 1 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये कन्वर्जन आपके बहुत काम आएगा स्टूडेंट। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि जनरली जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जनरली जो स्ट्रेंथ दी हुई होती है, जो प्रचलित यूनिट जो है वो है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो या तो क्वेश्चन में आपको मेगा पास्कल दिया होगा या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया होगा। ठीक है, तो आप अगर 1 मेगा पास्कल को चेंज करना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इस तरह से आप उसको चेंज कर देंगे। 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा 1 गीगा पास्कल। तो 1 गीगा पास्कल को हम 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये तो छोटा सा कन्वर्जन है, मैथमेटिकल है, तो ये तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन यूनिट्स को। अब स्ट्रेंथ क्या होती है, देखिए मैं क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। A steel bar has a strength 200 megapascal. What it represent? इसका मतलब क्या है 200 मेगापास्कल का मतलब। तो देखिए मैंने कहा था आपको 1 मेगापास्कल कितना होता है, 1 मेगापास्कल इज इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 200 मेगापास्कल इज इक्वल टू कितना हो गया 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर का मतलब क्या है, देखिए ये स्ट्रेस है, लोड अपॉन एरिया होता है, और ये हमें कितना दे रखा है 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसका मतलब है इट मीन्स 200 का रेजिस्टेंस है, 200 न्यूटन का रेजिस्टेंस है 1 mm स्क्वायर एरिया पर। इसका मतलब है उसका 1 mm स्क्वायर एरिया, उस क्रॉस सेक्शन का 1 mm स्क्वायर एरिया 200 न्यूटन को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, 200 न्यूटन को सस्टेन कर सकता है। इट मीन्स 1 mm स्क्वायर एरिया ऑफ मटेरियल कैन विदस्टैंड 200 न्यूटन लोड। तो अगर आपको टोटल लोड बियरिंग कैपेसिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, टोटल लोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल लोड इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस इनटू टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसके टोटल लोड बियरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो आपको बताएगा लोड बियरिंग कैपेसिटी पर mm स्क्वायर है ना, पर यूनिट एरिया आपको बताएगा ये। अगर आपको टोटल चाहिए तो टोटल आप क्या करेंगे, स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल लोड आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेस की डेफिनेशन को समझ सकते हैं कि लोड पर यूनिट एरिया, तो उसका पर यूनिट क्रॉस सेक्शन का पर यूनिट एरिया जितने लोड को सस्टेन कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, तो मैंने एक टर्म आपको बताई है स्टूडेंट कि जैसे आप किसी मटेरियल पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर उसकी डायमेंशन में कुछ चेंज होगा, यानी उसमें कुछ डिफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो वो डिफॉर्मेशन डायमेंशन फॉर्म में भी हो सकता है कि इसकी डायमेंशन चेंज हो जाए, या फिर हम कहें उसका शेप चेंज हो सकता है, या फिर हम कहें उसका एरिया चेंज हो सकता है। ठीक है, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। तो ये सब क्या है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड डिफॉर्मेशन। अगर ये डिफॉर्मेशन परमानेंट आता है तो हम कहेंगे मटेरियल फेल हो गया। अगर ये डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं आता है तो वो क्या होगा, जैसे आप लोड हटाएंगे वो डिफॉर्मेशन वेनिश हो जाएगा, है ना। तो उस मटेरियल को हम फेल नहीं कहेंगे। तो अब जैसे आप, इसका मतलब है जैसे हम मटेरियल पे लोड अप्लाई करते हैं, व्हेनेवर फोर्स
or load applied on a body, it undergoes some deformation. डिफॉर्मेशन का मतलब मैंने आपको बताया चेंज इन डायमेंशन का हो या फिर एरिया का हो, चाहे शेप का हो, चाहे वॉल्यूम का हो, क्योंकि डायमेंशन जैसे चेंज होगी एरिया भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, और वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वॉल्यूम वहाँ चेंज होगा जहाँ फ्लेक्सिबल मटेरियल हो। जैसे मान लीजिए कि स्पंज है, अगर स्पंज पे आप फोर्स लगाते हैं तो स्पंज पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो कंप्रेस हो सकता है। तो कंप्रेस्ड जो मटेरियल होंगे, कंप्रेसिव मटेरियल जो कंप्रेस हो सकते हैं, ठीक है, उन मटेरियल का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप सॉलिड बार की बात करें, इस सॉलिड बार को अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, ये थोड़ा सा खिंच जाता है, तो खिंचने से स्टूडेंट इसका एरिया चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। ओके, तो देखिए वेन एवर फोर्स लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी इट अंडरगोज सम डिफॉर्मेशन, दिस डिफॉर्मेशन इज मेजर्ड बाय टर्म कॉल्ड स्ट्रेन। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की टर्म में या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की टर्म में डिफॉर्मेशन हम किससे मेजर करेंगे, स्ट्रेन से, ठीक है। तो पर यूनिट लेंथ कितना डिफॉर्मेशन आया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन, ये लीनियर स्ट्रेन होगा। तो देखिए बात करें, हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है, ये मटेरियल लिया है हमने, इस मटेरियल पे मैंने फोर्स लगाया है, ये पी फोर्स मैंने लगा दिया या लोड लगा दिया, इस लोड के कारण इस मटेरियल में डिफॉर्मेशन आ गया। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये देखिए ये डिफॉर्मेशन आ गया। डिफॉर्मेशन के कारण क्या होगा, इसकी डायमेंशन चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई है, देखिए पहले इसकी डायमेंशन थी L, अब इसकी डायमेंशन हो गई L प्लस DL। तो यहाँ पर हम इस डायरेक्शन में ही सिर्फ डिफॉर्मेशन को कंसीडर कर रहे हैं, बाकी डायरेक्शन में नहीं कर रहे हैं। तो अलोंग द फोर्स हमने इस चेंजेस को कंसीडर किया है। तो यहाँ क्या चेंज हुआ है, लेंथ चेंज हुई है। देखिए पहले L लेंथ थी, अभी कितनी हो गई, L प्लस DL हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर डायमेंशन चेंज हो गई। डायमेंशन चेंज होने का मतलब है इसमें क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अगर ये मटेरियल स्ट्रॉन्ग है तो ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होगा, जैसे आप लोड हटाएंगे ये वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करेंगे, इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आ जाएंगे, तो इस डिफॉर्मेशन को वो क्या कर देंगे, नील कर देंगे। लेकिन अगर जो मटेरियल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो इनफ नहीं है इस एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस करने के लिए, तो अब इस मटेरियल में क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो दो तरह के डिफॉर्मेशन होगा, एक तरह होगा टेम्पररी डिफॉर्मेशन जो कि लोड हटाने पर वेनिश हो जाता है, और एक हो गया परमानेंट डिफॉर्मेशन जो लोड हटाने पर वेनिश नहीं होता, ठीक है, तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। तो दिस चेंज इन डायमेंशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। और इसको हम किस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं, किस तरह से मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। तो जैसे हम बात करें यहाँ पर कितना चेंज हुआ डायमेंशन में, यहाँ पर देखिए L प्लस DL इसकी आफ्टर डिफॉर्मेशन डायमेंशन है, बिफोर डिफॉर्मेशन इसकी L है, तो ये हो गया आफ्टर डिफॉर्मेशन माइनस बिफोर डिफॉर्मेशन अपॉन इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, L। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया DL अपॉन L। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन, ओके। तो ये स्ट्रेन हो गया चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अभी हमने सिर्फ, मैंने कहा आपको कि फोर्स के अलोंग ही लेंथ हमने, फोर्स के अलोंग ही हमने डायरेक्शन कंसीडर किए, इसी डिफॉर्मेशन को मैंने कंसीडर किया है। तो फोर्स के अलोंग जो डिफॉर्मेशन होता है, फोर्स की डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर डिफॉर्मेशन। और इस लीनियर डिफॉर्मेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लीनियर स्ट्रेन से। तो लीनियर स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से मेजर करते हैं, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ है, DL हुआ है, ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L के बराबर, इसको आप ले लें DL अपॉन L। तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा क्या, लीनियर स्ट्रेन। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस का बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि स्ट्रेस क्या होता है।
तो स्ट्रेस बेसिकली इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। और स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम उन्हीं बॉडीज़ का चेंज होगा जो कि कंप्रेसिव बॉडीज़ होती हैं। जैसे बलून है, बलून को आप अगर 2 या 3 डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे, हाँ 2 या 3 डायरेक्शन से फोर्स लगाएंगे तो बलून क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वो कंप्रेस हो जाएगा। तो ये चेंज इन वॉल्यूम होता है। जैसे हम स्पंज की बात करें, स्पंज को अगर आप दो तीन तरफ से अगर उसमें फोर्स लगाएंगे, जैसे हम यूँ लगाते हैं फोर्स, तो हम हर डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप मल्टी डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करते हैं किसी फ्लेक्सिबल बॉडी पर तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है। रिजिड बॉडी पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो रिजिड बॉडी, जैसे मान लीजिए कि स्टील के मटेरियल पर अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्टील के वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, उनमें इतना चेंजेस नहीं आएगा वॉल्यूम में। लेकिन जो फ्लेक्सिबल बॉडीज़ होती हैं उनके वॉल्यूम में ज़्यादा चेंज आएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया स्पंज हो गया, जैसे बलून हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, तो ये इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं और अलग अलग टाइप के स्ट्रेन होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहिए मेरे साथ इंजीनियरिंग सेतु पे, तो आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाली है। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे क्या कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं और कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं। नमस्कार।